हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी। बड़ा ही रोचक और बड़ा ही मनमोहक जो है वह यह कविता है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, और ये लिखा गया है कमला दास जी के द्वारा। तो आज के क्लास में हम लोग इसी के समरी के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इस कविता को हम लोगों ने क्लास में अध्ययन किया हुआ है, तो आज के इस ऑनलाइन सेटअप में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के ऑनलाइन सेटअप में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस का जो है वो समरी पढ़ने वाले हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी। माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो कविता है वो कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है, और यह कविता जो है वो कमला दास जी ने बड़े ही सुंदर और बड़े ही कमांडेबल जो है वो वे में लिखा है। यानी कि इस कविता के हर एक रिदम पर जो है इनका कमांड है, हर एक रिदम पर जो है इनका नियंत्रण है। बड़ी ही सुंदर कविता है, और इस कविता के सारांश के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे जो कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। और अब स्टार्ट करते हैं क्लास। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि आखिर इस कविता का भाव क्या है। वैसे तो हम लोगों ने इस कविता को जो है वो क्लास में पढ़ लिया है कि इस कविता का भाव क्या है, और कवि परिचय के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। अर्थात कहने का मेरा मतलब है कि अबाउट द पोएट भी हम लोग जान चुके हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो माय ग्रैंड मदर्स हाउस का जो है वो हम लोग समरी पढ़ेंगे, और ध्यान से पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो ईयरफोन लगा ले कान में और शोरगुल से दूर जगह पर बैठ जाए, अपने रूम में लॉक हो जाए, और उसके बाद जो है वो इस टॉपिक को देखें। आपको डेफिनेटली ये टॉपिक समझ में आएगा, आपको निश्चित तौर पर यह समरी समझ में आ जाएगा, है ना। तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वो उसका हम लोग समरी पढ़ेंगे, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस का जो समरी है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, और अब आप ध्यान से देखिएगा। माय ग्रैंड मदर्स हाउस is an autobiographical poem. My grandmother's house is an autobiographical poem. My grandmother house जो है मेरी दादी माँ का जो घर है वह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। वह एक आत्मकथा से संबंधित कविता है, या कह सकते हैं कि यह जो कविता है वह ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। अर्थात ऐसी कविता जो आत्मकथा से जुड़ी हुई हो, जो खुद के जीवनी से जुड़ी हुई हो, उसे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहते हैं। तो पहला लाइन क्या है? पहला लाइन यही है कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। जो माय ग्रैंड मदर्स हाउस कविता है वह ऑटोबायोग्राफिकल कविता है, यानी कि वह आत्मकथा से जुड़ी हुई कविता है। कंपोज्ड बाय, जो कंपोज की गई है कमला दास जी के द्वारा। यानी कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो कविता है वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, वह आत्मकथा से जुड़ी हुई कविता है, एंड इट इज कंपोज्ड बाय कमला दास। और यह कविता कंपोज की गई है, यह कविता जो है वह संपादित की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? कमला दास जी के द्वारा की गई है। अब ये कमला दास कौन है? तो कमला दास जो है इस कविता की जो है वो लेखिका है। शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। कौन है कमला दास? ध्यान से देखिएगा। शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वह महानतम में से एक है। पोएट्स, कवियों में, वह महानतम कवियों में से एक है ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के महानतम कवियों में से एक है। तो कौन है एक? तो कमला दास जी हैं। वही लिखा गया है कि सी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। वह जो है महानतम भारतीय अंग्रेजी साहित्य के कवियों में से एक है। सी रिवेल्स अ कमांडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज। वह बतलाती है एक नियंत्रणकारी फ्रेज पर मास्टरी को बताती है। अर्थात सी रिवेल्स अ कमांडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज, वह परिचय करवाती है, वह रिवेल्स करती है, विद्रोह करती है। रिवेल्स मतलब होता है विद्रोह करना, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? परिचय करना। तो सी रिवेल्स अ कमांडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज, वह परिचय कराती है नियंत्रणकारी मुहावरों पर मालिकाना हक कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में। एंड कंट्रोल ओवर रिदम, और वह लय पर नियंत्रण रखती है। कंट्रोल ओवर रिदम, वह लय पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। अब इनके कविता के शैली के बारे में बताया गया है बच्चों, जो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बताया गया है, इस लाइन को फिर से रिपीट करते हैं कि सी रिवेल्स अ कमांडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज, यानी कि फ्रेज के ऊपर जो मास्टरी चाहिए, फ्रेज मतलब मुहावरों के ऊपर जो मास्टरी चाहिए, निपुणता चाहिए, वो कमांडेबल है। वो कमांडेबल है मतलब वो उनके द्वारा कमांडेबल है, यानी नियंत्रण में है। एंड कंट्रोल ओवर रिदम,
और वह लय पर भी क्या करती है, नियंत्रण रखती है। लय पर यह आपा नहीं खोती है कविता लिखते समय, बल्कि उस पर ये क्या करती हैं, तो नियंत्रण रखती है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस कविता में क्या बताया गया है। तो इन दिस पोएम, इस कविता में, सी प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर्स हाउस। इस कविता में सी प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर्स हाउस। वह दादी माँ के घर के परिदृश्यों को प्रदर्शित करती है। वह दादी माँ के घर के दृश्यों को प्रदर्शित करती है कि दादी माँ के घर से जुड़ी हुई उनकी कौन कौन सी यादें हैं, उन सभी यादों को यह याद करती है और बड़े ही सुखी का जो है वो अनुभव करती है, यानी सुखी भाव जो है इनके मन में, प्रसन्न भाव जो है वो मन में उत्पन्न होता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जब हम लोग कविता पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कि फिर ये दुखी हो जाती हैं कि अब दादी माँ के घर में तो मेरा आना जाना ही नहीं है, मुझे कोई याद ही नहीं करता है, कम से कम मुझे कोई याद तो करता, कम ही प्रेम करता, कम ही सम्मान देता, लेकिन कम से कम मुझे बुलाता तो वही मेरे लिए बहुत है। इस तरह का भाव जो है वो हमने कविता में पढ़ा था। लेकिन अब इस समरी में हमने क्या देखा, इस सारांश में हमने क्या देखा कि इन दिस पोएम, इस कविता में, सी प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर्स हाउस। इस कविता में वह प्रस्तुत करती है दादी माँ के घर के परिदृश्यों को, दादी माँ के घर के पिक्चर, दादी माँ के घर के दृश्यों को, दादी माँ के घर के चित्रों को वह इस कविता में प्रदर्शित करती है। इसके बाद जैसे ही ये कवि परिचय समाप्त होता है, लेसन के बारे में समाप्त होता है, तो दूसरे पैराग्राफ में अब हम देखेंगे क्या, तो दूसरे पैराग्राफ में हम देखेंगे कविता के भाव को। अब कविता के भाव को सम्मिलित किया जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी, और आप सभी लोग क्लास कर रहे हैं माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर, धीरज के उपाध्याय पर। तो समय न गवाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियोस हैं, एग्जाम आपके जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक के लिए तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए कर लीजिए क्योंकि एग्जाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। डेली शाम को अपलोड कर दिया जाएगा 7 बजे के बाद। क्लियर है। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 7:30 बज रहे हैं, और इस टाइम पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ रात के 7:30 बज रहे हैं। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है, ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है जो एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है जो बोर्ड मॉडल है, ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है जो गेस्ट क्वेश्चंस है, जो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे, तो आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10+2 एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड में बेहतरीन नंबर लेकर के आइए, यही हमारी कामना है। और मेहनत भी इसीलिए जारी है, मेहनत तब तक जारी है और मेहनत तब तक जारी है जब तक कि आपका परिणाम बेहतर ना आ जाए। तो देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में इस कविता के भाव को देखेंगे। क्या है कि द स्पीकर सेज दैट, जो लेखिका है, जो कवित्री है, लेखिका नहीं कवित्री, द स्पीकर सेज दैट, जो कवित्री है वो कहती है कि शी हैज स्पेंट हर चाइल्डहुड एट हर ग्रैंडमदर्स हाउस, कि वह अपने बचपन को बिताई है दादी माँ के घर के यहाँ, यानी दादी माँ के घर में वह अपने बचपन को बिताई है। द स्पीकर सेज दैट, जो कवित्री है वह कहती है कि शी हैज स्पेंट हर चाइल्डहुड, उन्होंने अपने बचपन को बिताया है एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अपने दादी माँ के घर में, अपने दादी माँ के घर में, अपने दादी माँ के घर में जो कवित्री है उन्होंने अपना बचपन बिताया है। देयर शी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव, वहाँ वह ढेर सारा प्रेम जो है वो अर्जित करती थी। There she received a lot of love, वह वहाँ ढेर सारा प्रेम अर्जित करती थी, वह वहाँ ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा दुलार जो है वह प्राप्त करती थी। She remembers her childhood, वह अपनी बचपन को याद करती है। अब आप खुद सोचिए कि जिस घर में बच्ची को अधिक से अधिक स्नेह मिल रहा है वो बच्ची उस घर को याद करेंगी कि नहीं करेंगी। तो जो कवित्री हैं, जो कमला दास जी हैं, वह उस घर को याद करती हैं, और याद करती हैं, और क्या याद करती हैं, तो ये याद करती हैं कि ये वही दादी माँ का घर है जहाँ मुझे ढेर सारा स्नेह मिलता था, जहाँ मुझे ढेर सारा प्रेम और दुलार मिलता था। तो वो याद करती हैं कि देयर शी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव, यह वही जगह है कि जहाँ उन्हें बहुत सारा प्रेम मिलता था। शी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड, वह अपने बचपन को याद करती है। एंड सेज दैट, और कहती हैं कि शी वाज अफेयर्ड ऑफ रीडिंग, वह पढ़ने से डरा करती थी, वह पढ़ने से घबराया करती थी। जैसे आप लोग घबराते हो वैसे ही कमला दास जी भी जो क्या करती थी, जब पढ़ाई की बारी आती थी तो घबराती थी, डरती थी। तो शी वाज अफेयर्ड ऑफ रीडिंग्स, वह घबराती थी पढ़ने से, वह डरती थी पढ़ने से। बुक्स, क्या पढ़ने से डरती थी, किताबें पढ़ने से डरती थी। कमला दास जी भी जब छोटी थी तो वह किताबें पढ़ने से डरती थी, बिकॉज क्योंकि दे अपीयर्ड लाइक स्नेक, वह सांप की भांति प्रतीत होते थे।
पुस्तक जो है कमला दास जी को सांप की भांति प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि वो सांप है, और जैसे सांप को व्यक्ति देख करके डर जाता है, ठीक वैसे ही कौन डर जाती है? कमला दास जी डर जाती है। किसको देख करके? किताबों को देख करके। शी वॉज अफेयर्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, वह किताबों को पढ़ने से डर जाया करती थी। बिकॉज, क्योंकि दे अपीयर्ड लाइक स्नेक, वह उन्हें सांप की भांति प्रतीत होते थे। किताबें कैसे प्रतीत होती थी? सांप की भांति प्रतीत होती थी। जैसे सांप को देख करके आदमी डर जाता है, वैसे ये भी डर जाती थी। देन शी वॉज सो यंग, लेकिन यह वह समय था जब वह बहुत छोटी थी। दैट शी वॉज अनएबल टू रीड देम, और वह अयोग्य थी उन पुस्तकों को पढ़ने में। वो पुस्तकों को पढ़ने में अयोग्य थी, और ये तब की बात है जब वो छोटी थी, है ना। देन शी वॉज सो यंग, और यह तब की बात है जब वह छोटी थी। दैट शी वॉज अनएबल टू रीड देम, और उस वक्त यह उन पुस्तकों को पढ़ने में अयोग्य थी, अनेबल थी। हर ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और पुस्तकों को देख करके उनका जो रक्त है वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों ने अभी पैराग्राफ सेकंड पढ़ा है। एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे क्योंकि इस कविता का भाव कुछ और बाकी है, ठीक है। वैसे ही आप लोग भी तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि ये समरी कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक कि पूरा तैयारी नहीं कर लेते हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज आपको याद रखना है, तब तक का साथ बनाए रखना है, और खूब बेहतरीन ढंग से तैयारी करना है, और अच्छा नंबर लेकर के आना है। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। केवल क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। देखते हैं। द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ। अब होता क्या है कि जो कमला दास जी हैं, कमला दास जी अपने ग्रैंड मदर्स हाउस को याद करती हैं, और ग्रैंड मदर्स हाउस को याद करने के बाद बड़ा ही जो है वो सोच में पड़ जाती है कि अब तो मुझे उस घर से बुलावा ही नहीं आता है, अब मुझे घर में बुलाता ही नहीं है कोई। अब मेरा जो स्नेह है, मेरे प्रति जो स्नेह है लोगों का, वो शायद उस घर में कम हो गया है, अब मुझे कोई भी बुलाता नहीं है। ये सोचती हैं, चिंतित हो जाती हैं। तो वो अपनी वर्तमान दशा, वर्तमान परिवेश को जो है वो इस कविता में स्थान देती है और लिखती है। क्या लिखती हैं? भाव क्या है देखेंगे। द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ। जो लेखिका है, जो कवित्री है, वह सेटिस्फाइड नहीं है, वह संतुष्ट नहीं है विथ हर प्रेजेंट लाइफ, अपने वर्तमान जीवन से। अपने वर्तमान जीवन से जो कवित्री है वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। शी हैज हैड नो ओकेजन टू गो देयर। अब उनके पास कोई अवसर ही नहीं है कि वो वहां जाए। अब उनके पास कोई अवसर ही नहीं है कि वह ग्रैंड मदर्स हाउस में जाए, वह दादी माँ के घर में जाए, क्योंकि अब उन्हें कोई पूछता ही नहीं। तो अभी जो है वो वर्तमान दशा को, वर्तमान परिवेश को व्याख्यात करते हुए लिखती है कि द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ। जो स्पीकर है, जो कवित्री है, वह अपने वर्तमान दशा से, वह अपने वर्तमान परिवेश से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वह अपने वर्तमान दशा, वर्तमान परिवेश के जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। शी हैज हैड नो ओकेजन टू गो देयर। उनके पास अब कोई अवसर ही नहीं है कि वो वहां जाए। She often thinks of going there। वह प्रायः सोचा करती हैं कि मैं वहां जाती। बच्चों ये ध्यान देना, जब कभी भी अगर बहनों की शादी हो जाती है तो उन्हें घर में बुलाना चाहिए। कोई ओकेजन हो या ना हो, साल में 1 या 2 बार बुलाना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्मीदें लगी रहती हैं। वो सोचती हैं कि अगर हमें घर पर बुलाया जाएगा तो हमारा मान सम्मान होगा, हमारा सत्कार होगा। बस उनके लिए वही बहुत है। तो जिन बहनों की शादी हो जाती है उनको भूल नहीं जाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, आदर पूर्वक उनका सम्मान करना चाहिए। उनको विदाई करते समय जो है वह अच्छे तरीके से विदाई करना चाहिए, क्योंकि ये वही बहनें हैं जो जब जाती हैं अपने ससुराल में तो वहाँ जा करके और अपने मायके का गुणगान करती हैं। अपने मायके का गुणगान करती हैं कि मेरे भाई ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे रखा, मेरे भाई ने जो है, मेरे परिवार ने जो है वो मेरा मान सम्मान किया, सत्कार किया। देखिए विदाई में मुझे क्या क्या मिला है। और इस तरीके से वो आपके घर के शोभा को बढ़ाती हैं, आपके घर के जो है वो मान सम्मान और मर्यादा को जो है वो बढ़ाती है। और जब आप उन्हें नहीं बुलाते हो तो वो मायूस हो जाती हैं। ससुराल वाले भी ताना देते हैं कि अगर तुम अच्छी होती तो तुमको तुम्हारे भाई लेकर के जाते। आज 2 साल से 3 साल से तुम यहीं पर हो, लेकिन तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे यानी तुम्हारे मायके वाले जो है वो तुम्हें पूछते तक नहीं है। तो बड़ा ही जो है वो हृदय दुखित हो जाता है बच्ची का। तो इसीलिए जब शादी हो जाती है तो उन्हें बुलाना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, उनका जो है वो मान सम्मान करना चाहिए। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जरूर कीजिएगा और आप चूकिएगा नहीं तो कमला दास जी के जैसे ही उनका भी हृदय जो है वह दुखित हो जाएगा। कमला दास जी क्या करती हैं देखिए ना कि द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ। जो स्पीकर है वह अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं है।
शी हैज हैड नो ओकेजन टू गो देयर, अब उनके पास कोई अवसर ही नहीं था कि वह वहां जाए। सी ऑफ्टन थिंक्स, वह प्रायः सोचा करती है, ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने के लिए, एंड पीपिंग थ्रू द विंडोज, और खिड़की से झांका करती है कि कोई तो आ रहा होगा मेरे गांव से, कोई तो मेरे मायके से आ रहा होगा मुझे ले जाने के लिए, कोई तो आ रहा होगा मेरा हालचाल जानने के लिए, तो वह खिड़की से झांका करती है। सी विशेष टू लिसन टू द फॉर्जन एयर, वह इच्छा व्यक्त करती हैं उन कलकल बहती हुई हवाओं को सुनने का, विच इज टाइड टू दैट हाउस, जो हवा उस घर से हो करके आ रही हो, जो हवा उनके मायके के घर से हो करके उनकी तरफ आ रही हो, यह आशा व्यक्त करती हैं कि मैं उस हवा को सुन लूं ताकि मुझे अपनेपन का एहसास हो जाए। सोचिए कितना खालीपन है, कितना दर्द और कितना जो है वह पीड़ा जो है वो छुपा हुआ है उनके हृदय में कि उनके मायके वाले ग्रैंड मदर्स हाउस, दादी माँ के घर से उन्हें कोई याद नहीं करता। नाउ हर ग्रैंड मदर हैज डाइड, अब उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है। सी हैज लॉस्ट हर वेज, और इसी वजह से वह अपने रास्तों को भूल गई, अब उन्हें कोई पूछता ही नहीं है, अब वो वहां जाती ही नहीं है, चूंकि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है। तो सी हैज लॉस्ट हर वेज, वह अपने रास्तों को भूल गई है। सी इज अनेबल टू गो देयर, और वह अब असमर्थ हो गई है वहां जाने के लिए। सी इज अनेबल टू गो देयर, अब वह असमर्थ हो गई है वहां जाने के लिए। सी वॉन्ट्स टू रिसीव अ लिटिल ऑफ लव, वह चाहती हैं थोड़ा सा ही प्रेम प्राप्त करना वहां से। ऑल्सो अमॉन्ग द स्ट्रेंजर्स, उन अजनबियों के बीच में, अपने ही घर के लोगों को अजनबी कह रही है कि मैं थोड़ा सा बस प्रेम प्राप्त करना चाहती हूँ अजनबियों के बीच में, जो अजनबी हैं, जो मेरे लिए स्ट्रेंजर बन चुके हैं, मैं उन स्ट्रेंजर्स के बीच में बस थोड़ा सा प्रेम मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। बड़ा ही जो शब्द है वह बड़े ही मार्मिक ढंग से लिखा गया है, और वो कहती है कि मैं उन अजनबियों के बीच में मैं बस थोड़ा सा प्रेम प्राप्त करना चाहती हूँ। Here the words are painted and rhythm is marvelously alive, यहाँ जो शब्द हैं वह बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किए गए हैं कि अब अपने ही लोगों को वो अजनबी कह रही है। मेरी आवाज़ में भारी हो रही है बच्चों कि वो अपने ही घर के सदस्यों को अजनबी कह रही हैं। और हियर द वर्ड्स आर पेंटेड, यह शब्द जो है वह पेंट किए गए हैं, पेंट करने का मतलब अच्छे तरीके से चित्रित किए गए हैं। एंड रिदम इज मार्वेसली अलाइव, और जो लय है वह चमत्कारी रूप से जीवंत है। जीवंत होने का मतलब कि वो अपने ही लोगों को स्ट्रेंजर कह रही है, क्योंकि उनका एटीट्यूड वैसा हो गया है, उनका बिहेवियर वैसा हो गया है, वो अपने आप को जो है वो महसूस करती है कि मैं स्ट्रेंजर्स के लिए जो है मैं इतना विलाप कर रही हूँ जो मेरे बारे में भी नहीं सोचते हैं, लेकिन ये फिर भी इच्छा व्यक्त करती हैं कि कम से कम मुझे थोड़ा सा ही प्रेम प्राप्त हो जाता उन अजनबियों के बीच में। तो यहाँ जो शब्द हैं वो चमत्कारिक रूप से जीवंत हैं, यानी चमत्कारिक रूप से जीवंत होने का मतलब कि जो अपने हैं वो अजनबी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी जीवंत जो है वह संबंध है कि मैं उन्हीं अजनबियों के बीच में बस थोड़ा सा प्रेम प्राप्त करना चाहती हूँ। तो ये जो शब्द हैं वो अच्छे तरीके से पेंटेड किए गए हैं, चित्रित किए गए हैं, और जो लय है, रिदम है, इज मार्वेसली अलाइव, चमत्कारी रूप से जो है वो जीवंत है। और इस तरीके से हम लोगों ने माई ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी कंप्लीट किया। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे, आप एग्जाम देते रहें, मैं वीडियो शूट करता रहूँगा, और आपका कोर्स बिल्कुल भी बाधित नहीं होगा। क्लास चलता रहेगा, खूब बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। आप वीडियो भी देख रहे होंगे, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, स्टूडेंट्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा जो एग्जाम देने वाले हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं आप उनके पास शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और शेयर ठोकते रहना है, और हाँ, सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाना है। समझ में आया? सब्सक्राइब वाला बटन अगर दबा दोगे तो फिर तैयारी कैसे कर पाओगे, इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ कैसे मिलेंगे आपको देखने के लिए। समझ में आ रहा है ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो अगर अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि सारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें और आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। जय हिंद।